स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आप सभी लोग प्रत्येक दिन 8 बजे अपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए आप लोग प्रैक्टिस पेपर करते हैं। जिस प्रैक्टिस पेपर में हमने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रैक्टिस पेपर हैं, 3 प्रैक्टिस पेपर में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया। दूसरा यह पार्ट है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और रिस्पायरेटरी सिस्टम आज इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे अगर हम विजन पे जाएं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो केबीएस को, एलटी को, जीआईसी को, टीजीटी को, वहाँ से पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया गया है। तो इस कड़ी में हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व करें, इसका आंसर बता दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, और व्हाट्सअप पे आपको मिल जाता है 8004109989 व्हाट्सअप नंबर है। इसको आप ज्वाइन करके इस पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी कुछ भी लिख करके आप मैसेज कर दीजिए। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अपना नाम हो सके तो जरूर लिख दिया करिए। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे भेज दिए जाएंगे। हालांकि टेलीग्राम पे भी आप हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे स्टडी विद प्रदीप डाल के सर्च करेंगे, मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 40 क्वेश्चन तक हमने कल प्रैक्टिस किया था। आज आपका 41 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 41 क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है थ्रू ईएमपी इम्बिडेंट मेयर हाफ पार्सनास, ठीक है। ईएमपी इम्बिडेंट मेयर हाफ पार्सनास पाथवे, ईएमपी पाथवे इज द एडिशन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल। कितने एटीपी मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोर कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कह रहा है 2 एटीपी मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोर कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, कौन से? NADH2, ठीक है। तो NADH2 जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी बात आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहा है कौन ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। देखिए जब आप पढ़ते हैं, एक सेल होती है, सेल में आपका ग्लूकोज चला जाता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आपके साइटोप्लाज्म में जाता है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ग्लूकोज स्टेप वाइज टूटता है तो उसी स्टेप वाइज टूटने को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज टूट जाता है, स्टेप वाइज टूटते टूटते 9-10 स्टेप होते हैं, उसमें टूट करके ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पायरुविक एसिड में। उसके बाद ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 3 भविष्य होते हैं यहाँ से। इसके कितने भविष्य हो जाते हैं? 3। ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनने के बाद 3 फ्यूचर होता है इसका। पहला फ्यूचर होता है कि अगर ये यूकैरियोटिक सेल में होगा तब तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में होगा तो कहाँ चला जाएगा? कहीं नहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। अगर यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल के मसल्स में चला गया तो जब यूकैरियोटिक सेल में चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इससे बन जाता है कार्बन, एटीपी एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अगर ये चला जाता किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तीसरा फ्यूचर जब ये मसल्स में जाता है तो मसल्स में जाकर के लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चीज होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसे TCA कहा जाता है। क्या कहते हैं? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 14 में यह चैप्टर है। आप इसको ग्लाइकोलिसिस को, TCA को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, आप एनसीईआरटी में जाकर के पढ़ सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें? मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ जाएंगे। और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि अगर एक बार आप मन से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हालांकि ये सभी क्लासेस हम कवर करने वाले हैं, लेकिन तब तक प्रैक्टिस पेपर आप करते रहिए, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी हमने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ा करके आपका रिस्पायरेशन तक कंप्लीट कर दिया। आज आपका सर्कुलेशन वाला चैप्टर एनसीईआरटी का अपलोड किया जाएगा, और उसके बाद हम जल्दी से जल्दी क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक सिरे से जहाँ से एकदम बेसिक से, हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम अप्रैल तो नहीं लेकिन मई के 10 मई तक हम इसे पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर एक नए सिरे से पूरा, इस बार वीडियो के मार्फत, वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज टीजीटी लेवल तक चढ़ करके हम लोग इसे पढ़ेंगे। टीजीटी पीएचडी लेवल तक जो कोर्स हमारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनको भी वहाँ पे ऐड करके पढ़ा जाएगा। ये एनसीईआरटी के साथ साथ उसको भी ऐड करके पढ़ेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है उसके बाद भी प्रैक्टिस पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा। मास्टर वीडियो आएंगे और भी साल पेपर आएंगे, प्रैक्टिस पेपर आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर के जुड़ें
आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हमें पूरा भरोसा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम एकदम सही प्लानिंग से और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात का जब अपने आप पे विश्वास होता है तो हम किसी को विश्वास दिला पाएंगे। हम पूरी विश्वास के साथ हम चल रहे हैं कि हम जिस प्लानिंग से चल रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं, हम कोर्स भी कवर कर लेंगे। सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी हम आपको बता पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो इंग्लिश की भाषा शैली में ही पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस पेपर आपका अनिवार्य है। इसको भी करते रहिए और भी चीज़ें हम ऐड करके आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, बातें नहीं करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देनी थी, हमने बता दिया। अब आपको अगर एक चलिए अभी बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे एक छोटी सी जानकारी, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी। ठीक है, द सेलुलर मैकेनिज्म विच मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनर्जी प्रोडक्शन इज। कह रहा है सेलुलर मैकेनिज्म का वह कौन सा हिस्सा है जो डायरेक्ट यूज करता है ऑक्सीजन को और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, वह कौन सा हिस्सा क्रेब्स साइकिल है। एक कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वह कौन सा हिस्सा होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। देखिए यह ऑक्सीजन वाला मैटर आपको बहुत फंसाता है और जल्दी से सब लोग किस पे ऑप्शन मारते हैं, जैसे जो सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, बुरा मत मानिएगा, जो लोग किसी विद्यालय में या किसी संस्थान में या कोचिंग संस्थान में सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उनके साथ समस्या यही आती है। जैसे ऑक्सीजन देखते हैं वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वो वहाँ पे पढ़ा के आते हैं। होता क्या 10 में एनसीईआरटी में भी यही लैंग्वेज लिखी गई। ठीक है, वो थोड़ा एनसीईआरटी की भाषा में लिखी गई, हमने वो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला है। तो वो होता क्या है कि उनके कॉन्सेप्ट में रहता, बस तुरंत यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं तुरंत ग्लाइकोलाइसिस मार देते हैं और उनका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, एक क्लास 11th की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन डायरेक्ट एनर्जी के लिए जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज स्टोर्ड इन द मसल्स टिश्यू इज इन द फॉर्म ऑफ। कह रहा है कि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब मांसपेशियों के संकुचन और प्रसरण के लिए, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो जरूरी होती है एनर्जी, वह बॉडी में किस रूप में स्टोर होती है। सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किस रूप में स्टोर होती है, आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है। आप कहेंगे एटीपी के रूप में। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी बात ध्यान से मेरी सुनेंगे। सबसे पहले देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से मिलता है, पानी इन्वायरमेंट से मिलता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे यूवी लाइट लिख देते हैं, यूवी लाइट हो गई, और यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज के लिए हम जी लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे मुझे उम्मीद है। और ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन को एनिमल द्वारा इंटेक किया जाता है। जो ये ग्लूकोज होता है इसे प्लांट कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पॉलीसेकेराइड में, स्टार्च में या तो सेलुलोज में। ठीक है, हमने माना कि स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। यह जो एनर्जी थी पहले केमिकल एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी बन गई। ठीक है, अब ये जो केमिकल एनर्जी है इस केमिकल एनर्जी को एनिमल खाता है, यानी ग्लूकोज को एनिमल खाता है या स्टार्च को एनिमल खाता है और उसको डाइजेशन करता है, फिर ग्लूकोज में तोड़ता है और ग्लूकोज से मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है, ग्लूकोज की जो केमिकल एनर्जी है वह एनर्जी टूट जाती है किसमें, बायोलॉजिकल एनर्जी में, कहते हैं कि मस्कुलर एनर्जी में। और यही मस्कुलर एनर्जी किस रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में स्टोर होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को कनेक्ट कर लिए होंगे। मैं कह रहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल है एयर में पाया जाता है, पानी भी हवा में मौजूद है, मतलब जड़ द्वारा मिल जाता पौधे को। वहाँ पे मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और सनलाइट का कन्वर्ट हो जाता है। सनलाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप कह देंगे ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, एनर्जी कौन सी यूज हुई, सनलाइट। कौन सी एनर्जी यूज होती है, सनलाइट, यानी सोलर एनर्जी कह सकते हैं। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी। भले केमिकल को ऐड किया था लेकिन सोलर एनर्जी आई तो थी। अब ये केमिकल एनर्जी को एनिमल जब खाता है तो वो इसे स्टोर क्या करता है अपने बॉडी में, मस्कुलर एनर्जी के रूप में स्टोर करता है टिश्यू में। वो जो स्टोर करता है वही पूछ रहा किस रूप में स्टोर करता है, तो आप कहेंगे एटीपी के रूप में स्टोर करता है। इस बात को जब हम लोग क्लास करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन है यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए। आप बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। रिवीजन जब हम कराएंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे। जब क्लास 11th या 12th के बच्चों को हम बताते हैं तो बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें कैसे एक साथ ऐड की जा सकती हैं। आप इनको जब ऐड करेंगे तो आपको खुद ही इसकी लाभ और हानि आप समझ जाएंगे, आप अच्छी तरह से समझ।
आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, देखिए कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कहा था कि सिग्मोइड कर्व एक बना था और मैंने कहा था कि इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए जब मैं क्लास चैप्टर करा रहा था एनसीईआरटी वाला। देखिएगा यहाँ पे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, राइट ऑफ द बोर्स इफेक्ट, बोर इफेक्ट की वजह से कब जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व बन रहा है वह कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। और किस दिशा में शिफ्ट होता नहीं दिया गया ना, शिफ्ट हो जाता है कब, तो आप बताएंगे जब शिफ्ट होता कब, जब लोअर होता है, क्या लो प्रेशर होता है यानी हाइड्रोजन आयन लो होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए यही क्वेश्चन दूसरे हिसाब से पूछा गया है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। वो थी भाषा किसकी, जल्दी बता दीजिए, वो किसकी भाषा थी, वो भाषा थी आपकी एनसीईआरटी की। यह भाषा शैली किसकी, आपके एग्जाम की। यहाँ देखिए एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड 2 नीचे होता है टेंशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कह रहा जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहाँ होते हैं, शिफ्ट टू द राइट साइड ओनली, किस पे शिफ्ट होता है, ओनली राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा गया और केवीएस में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। जबकि भाषा वही एनसीईआरटी की देखिए कैसे पूछी गई और वही भाषा शैली यहाँ पे वही प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, ऑप्शन चेंज हो गए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन, कह रहा मायोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, तो आप कहेंगे 4, कितने, 4। अंडर नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन है, उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय, रेड ब्लड सेल लगातार नष्ट हो रही हैं, एंड न्यू वन प्रोड्यूस, और नई नई कार्बन रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि एक नॉर्मल कंडीशन में कोई व्यक्ति है, उसके बॉडी में आरबीसी मर रही हैं और उतनी ही आरबीसी मतलब उसी संख्या में आरबीसी बन रही हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट, किस रेट के साथ ऐसा होता है कि मतलब एक तरफ मर रही हैं एक तरफ उतनी ही रेट से बन रही हैं, तो आप कहेंगे 120 मिलियन पर मिनट के रेट से चलता है। कितना, 120 मिलियन आरबीसी पर मिनट के रेट से मरती भी हैं और बनती भी हैं। कंडीशन कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी की कंडीशन नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अब देखिए यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होती है, पूछ लेता है कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। एक्चुअली में हमसे ग्लाइकोलाइसिस का पूछ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अभी जो है उसके 3 भविष्य जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया ना कि एक एरोबिक रिस्पायरेशन, एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स, यानी एक का कहाँ चला जाएगा, तो टीसीए में चला जाएगा, एक का फर्मेंटेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें होने वाली। तो हमसे पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, यानी जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे पायरुविक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें ग्लाइकोलिसिस के सभी स्टेप याद होंगे। अगर नहीं याद है तो आप चैप्टर नंबर 14 में चले जाइए, एनसीईआरटी में दिया गया है। आप हिंदी में याद करना चाहें हिंदी में, इंग्लिश में याद करना चाहें याद कर लें। ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारी साइकिल आपको याद होनी चाहिए, भले आप मतलब ये सिस्टम प्राथमिक में क्या है, लास्ट में क्या है, बीच में कौन से एंजाइम आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना चाहिए। आसान है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा देर वर्क कर लेंगे, मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे वर्क कर लेंगे तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आप उन्हें सही भी कर पाएंगे। और हर परीक्षा का देख लें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती ना। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एरोबिक रिस्पायरेशन, कह रहा फाइनल क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होते हैं। तो ये तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हो जाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन ए सेल इज, कह रहा मेन मेथड क्या होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का इस सेल में, तो होता है बीटा ऑक्सीडेशन। कौन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन। हाउ मेनी एटीपी कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वन एस्टिल को एंजाइम ए इन क्रेब्स साइकिल, कह रहा कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है एस्टिल को एंजाइम ए में क्रेब्स साइकिल के, क्रेब्स साइकिल के एस्टिल को एंजाइम ए में कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो आप कहेंगे 12 एटीपी का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मत कहिएगा कि पूरे ग्लाइकोलिसिस में
38 ATP और उसके बाद 36 ATP क्या नेट प्रॉफिट होती है, 38 ATP बनती नहीं, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं देखिए, हाउ मेनी ATP कैन बी फॉर्म, कितनी ATP बनती किसमें, एस्टिल को एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल, एस्टिल को एंजाइम से क्रेब्स साइकिल में। तो आपको क्रेब्स साइकिल वाला ही बताना है, कितनी बनती है, 12 बनती, कितनी बनती है, 12 बनती हैं। मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, कह रहा मेटाबॉलिक वाटर जो है बाई प्रोडक्ट है किसके प्रोसेस में, तो आपको बताना मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द, तो यहाँ पर आपको बताना किस में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, मसल्स एक्टिविटी में या टिश्यू रिस्पायरेशन में, तो किस में होता है, टिश्यू रिस्पायरेशन में आपका सही आंसर हो जाता है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म इन द फोटोसिंथेसिस इज, कह रहा है कि द सोर्स ऑफ, इसका आंसर आपको बताना है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्लूकोज फॉर्म इन द फोटोसिंथेसिस। आपको इसके आंसर के लिए आप कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज इन, फिर से देखिएगा, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म इन द फोटोसिंथेसिस इज, ठीक है, कहाँ से आता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ग्लूकोज कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर टूटता है वहाँ से आता है, या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तोड़ के देते हैं, या एयर से आता है या कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ से आता है, आपको बताना है, कब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका आंसर बता पाएंगे, कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, आंसर बहुत आसान है और आप इसका आंसर बता सकते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, कह रहा है कि 1 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन के लिए या तोड़ने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आपको बताना है कि ग्लूकोज के 1 ग्राम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आप, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में टूटता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं, कितने ज़रूरत होगी, 0 ग्राम की, कितने, 0 ग्राम, 0 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो। साइटोप्लाज्म में अगर एनाएरोबिक बैक्टीरिया भी होगी तो उसके साइटोप्लाज्म में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड के बाद ऑक्सीजन की, और एनाएरोबिक एरोबिक क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में इसकी आवश्यकता होती है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। विच ऑफ द कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, कह रहा दोनों के लिए कौन कॉमन है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में भी वह घटना घटती होगी, एनाएरोबिक के लिए भी वह घटना घटती होगी, वह कौन सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, तो आप कहेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कॉमन है। जब ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट में टूट जाता है, जब ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट में टूट जाता है तो पायरुवेट के 3 भविष्य हैं, कहाँ कहाँ जाता है, पहला भविष्य हो जाता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में जाएगा, दूसरा एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जाएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी बनाएगा, मोर एटीपी यानी 36 एटीपी का लाभ होता है, ठीक। उसके बाद इधर चले जाएंगे, अगर एनाएरोबिक में जाएगा तो फर्मेंटेशन करेगा, एल्कोहल का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स में होगा तो वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है, दोनों के लिए कॉमन कौन होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस दोनों के लिए क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती। नंबर ऑफ NADH2, नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस इन द क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में NADH2 कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो आप कहेंगे 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, कितने, 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए आपके पास अब गिने हुए कितने 20 17 18 क्वेश्चन और बचे हुए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तेजी के साथ चलेंगे, 1 मिनट का समय लेंगे, आपका अमूल समय में से हम 1 मिनट लेंगे, ध्यान सुनिए। एक चीज़ जानते हैं, ये पेपर जो आपके पास से भेजा जा रहा है, इसकी जो भाषा शैली है हमने वहीं से उठाया है, जो पेपर की भाषा शैली KBS के पेपर से लिया गया है, टीजीटी के पेपर से लिया गया है, एलटी के पेपर से लिया गया और जीआईसी के पेपर से लिया गया। कुछ लोगों का कमेंट कल आया था व्हाट्सएप पे कि आप इतना कठिन पेपर क्यों बनाते हैं। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि जुबान टेढ़ी टेढ़ी करके मैं इतने कठिन कठिन शब्द बोलूँ। ये भाषा शैली आपके पेपर में रिपीट हुई है, इसीलिए इस लैंग्वेज में हमें पेपर बनाना पड़ता है। ये टाइप करने में बहुत टाइम जाता है। आपसे एक लाइक की गुजारिश होती है। 50 लोग देखते हैं वीडियो को, 60 लोग देखते हैं, 70 लोग देखते हैं, इससे ज़्यादा संख्या नहीं है हमारे पास टीजीटी की। हमारे पास है तो लोग 8,000 से
9,000 लोग टीजीटी देखने वाले, लेकिन अभी वो सब किसी और एग्जाम में किसी और जगह व्यस्त है। तो अभी प्रॉपर रूप में आप में से 100, 150, 200 लोग ही हैं जो रेगुलर क्लास को देखते हैं। तो आप में से उतने ही लोगों से उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है कि आप लाइक क्या करिए। सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करना अलग अलग बुकों से, फिर उसे टाइप करना, फिर उसका आंसर मैच कराना, जहाँ पे डाउट होता है गूगल से आंसर को मैच कराना, फिर उसके बाद आपको देना। और उसके बाद आपसे ये भी हम कहते हैं कि अगर आपको लगे कि डाउट है तो आप उसके कमेंट जरूर बता दिया करिए, लेकिन आप वीडियो पे लाइक जरूर कर दिया करिए, और कमेंट करना आपका काम है। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए कर लीजिए, ठीक है। इससे आपका नुकसान नहीं होता, सब्सक्राइब करने से आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन जो यूट्यूबर होता है उसे थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है मार्केट में कि हाँ इसके पास इतने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। लेखपाल के लिए जो लोग आप में से इच्छुक होंगे, हालांकि ज़्यादातर लोग हमारे साथ जो टीजीटी पीजीटी में जुड़े हों, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी प्रॉपर देते हैं या प्राइमरी टीचर वैकेंसी देते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई लेखपाल के लिए जुड़ा है तो लेखपाल वाले ग्रुप में भी चला जाएगा, मतलब मैसेज कर देगा, और उसे लेखपाल का सारा मटेरियल 10 जून से पहले भेज दिया जाएगा। वो पढ़ लेंगे, उन्हें उसका लाभ अवश्य मिलेगा। 19 जून को आपके लेखपाल का पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शैली जैसी पेपर में दी गई वैसी हमने यहाँ पे यूज की है। उसके लिए आपको कठिन लगे सरल लगे ये अलग की बात है। हमें आपके साथ धोखे में ना तो खुद रहना है, ना हम आपको धोखे में रख सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने जो है सब्जेक्ट में आप महारत हासिल किए हैं, तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, तेज़ पढ़ता हूँ, तो कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाता है, मैं ये जानता हूँ, इसलिए जल्दी पढ़ता हूँ। बहुत टाइम किल करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। चूँकि पीडीएफ तो आपके पास जाएगा, पीडीएफ आप पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे को होता था, हम भी धीरे से का करते ना, तो छोटे बच्चे का नहीं है। आप टीचर हैं, आप इस भाषा शैली को समझ सकते हैं। तेज़ बोलने में कभी कभी साउंड बाहर की आ जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब बात नहीं करेंगे, अब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब मुझे लगता है कि आज के बाद मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं किसी वीडियो में कहता नहीं, आप लाइक जरूर किया करिए, शेयर भी किया करिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, कह रहा कितना एक मॉलिक्यूल एटीपी के टूटने में कितनी एनर्जी का निर्माण होता है। केबीएस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे 7.3 किलो कैलोरी, कितना है 7.3 किलो कैलोरी। सेम ऑप्शन वहाँ पे भी रखे गए थे, मैंने सेम ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं। केबीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये होता है 7.3 किलो कैलोरी, ठीक है। चलें आगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए, आप तब तक पढ़िए। द परसेंटेज ऑफ एल्बियोलर एयर एक्सचेंज विद द ईच ब्रीथ इज 5%। कितना होता है? 5% होता है, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, एक यहाँ पे है व्हाट इज C2 साइकिल। ये प्रश्न पूछा गया टीजीटी में, ठीक है। व्हाट इज C2 साइकिल, आपको बताना है कि टीजीटी का प्रश्न है। अब इसके बारे में आपको बताना है C2 साइकिल क्या होती है। तो आप कहेंगे ग्लाइकोलेट साइकिल को C2 साइकिल कहते हैं। और ग्लाइकोलेट साइकिल आप बीएससी में पढ़े होंगे, कहाँ पे? बीएससी में, इंटर में नहीं है, बीएससी में आप पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलेट साइकिल को क्या कहते हैं? C2 साइकिल कहते हैं। ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर बी एक्सपायर इज, कह रहा है जो ऑक्सीजन कंटेंट है हम उसमें से कितना एक्सपायर करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है। इंस्पायर होता अंदर लेते हैं, एक्सपायर मतलब निकालते हैं, कितना निकालते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए हम लोग 21 जो हमारा इन्वायरमेंट है, एक सेकेंड यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में गैस की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। और ऑक्सीजन की अगर हम मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 21% है, ठीक है। बीएड में पूछा जाएगा तो 20.93% वो दिया जाता है। आपके सुपर टेट में अगर पूछेगा तो वहाँ पे 20.93% दिया जाएगा, तो आप ये इसी को टिक करिएगा। ऐसे हम जनरल समझने के लिए 21% बता देते, कितना? 21%, ठीक है। अब 21% जब हमारे बॉडी में जाता है तो इस 21% ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें से कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बर्न होकर के नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। निकलती कितना है? 16%। कितना निकलती? 16%, ठीक है। यही कारण होता है कि ऑक्सीजन जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो आपका सही आंसर होता है 16%, ठीक है। चलिए
फॉर मैलिक एसिड द रिस्पायरेटरी क्वेश्चंट विल बी, जो आर क्यू होता है, आर क्यू वैल्यू आप निकालना सीखे होंगे, जो आर क्यू होता है वो कितना होता है, किसका पूछ रहा है, मैलिक एसिड का पूछ रहा है। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इन सब का आर क्यू आपके एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन प्रश्न में पूछ लिया मैलिक एसिड का, तो उसका भी कितना होता है, मोर देन 1 होता है। कितना होता है, मोर देन 1 होता है। आपकी एनसीईआरटी में प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब का जो है आर क्यू वैल्यू दी गई है, लेकिन इसने पूछ लिया आपसे किसका, मैलिक एसिड का, तो आप कितना बताएंगे, मोर देन 1 होता है। द इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन इज, क्या क्या कहते हैं, कह रहा है कि इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में जो समस्या आती है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे क्या कहा जाता है, डेस्पीनिया कहते हैं, डेस्पीनिया कहते हैं। ठीक है, डिस्पीनिया या डेस्पीनिया कहा जाता है। ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी आर एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीज एक्सेसिवली ड्यू टू विच वन गोज आउट इन ब्रीथ। फिर से देखते हैं, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी आर एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सेसिवली ड्यू टू विच वन गोज आउट टू द ब्रीथ। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन डक्ट, यानी ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, डक्ट मतलब क्या होता है, रेडी हो जाता है, मतलब उसका कर्जदार हो जाता है। इन क्रेब्स साइकिल ए कार्बन कंपाउंड, A6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टिल कोएंजाइम ए। तो कह रहा है उसे क्या कहते हैं, यह भी आपको चेन, जब साइकिल पढ़ेंगे तो उस साइकिल में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, सक्सेनिक एसिड होगा कि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होगा। हालांकि आपको इसी दो में बताना है, इन दो में नहीं जाएगा, इन्हीं दो में से बताना है कि 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टिल कोएंजाइम ए, तो सक्सेनिक एसिड बनता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता। दो प्रश्न के आंसर आपको बताने, एक प्रश्न ऊपर था, एक प्रश्न 65 वाला है। ठीक है, आपका जब पीडीएफ भेजा जाएगा तो उसमें ये सबको क्या किया जाएगा, आंसर करके भेजा जाएगा, नहीं तो आप अपना आंसर उसको कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी प्रश्नों के आंसर किए गए हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ द एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द एल्वोली, दे डू नॉट कोलेप्स व्हेन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। विकाजा कह रहा कि आप जबरदस्ती की सारी सांस निकाल दीजिए तब भी लंग्स जो होते हैं आपस में चिपकते नहीं, कोलैप्स नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन शेष रह जाती है, वहाँ पे कुछ न कुछ गैस शेष रह जाती है। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ ऑफ द सम एयर्स ऑलवेज रिमेनिंग इन द लंग्स विच कैन नेवर टू एक्सपेल्ड बिकॉज। कह रहा है फिर से देखिए वही चीज़ें, वही प्रश्न है, बस भाषा शैली बदल गई है। ये जो आपके एग्जाम में पूछा गया वह प्रश्न एनसीईआरटी का है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। देयर इज ए नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। ठीक है, तो दोनों प्रश्न सेम है, दोनों प्रश्न का आंसर अलग अलग जगह पे बदल गया है और दोनों प्रश्न की भाषा शैली बदल गई है, प्रश्न एक ही है। ठीक, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोली ऑफ लंग्स इज मोर देन ऑफ द ब्लड। कहाँ पे, मोर देन ऑफ द ब्लड, ये तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एक प्रकार का रोग होता है, अस्थमा में भी कंट्रीब्यूटेड है। क्या होता है, अस्थमा में आपकी सांस फूलने, एलर्जी रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, लंग्स की मास्ट सेल में एलर्जी हो जाती है, जिसे अस्थमा कहते हैं। रिडक्शन ऑफ द पीएच ऑफ द ब्लड बिल, कह रहा है रिडक्शन ऑफ द पीएच ऑफ द ब्लड बिल क्या हो जाता है, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। जब पीएच कम होता है तो एफिनिटी क्या होती है, वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम हो जाती है। नेम ऑफ द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काजेज मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग, कह रहा सिगरेट की स्मोकिंग से आपको होने वाली जो डिजीज है उसे क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। तो एम्फाइसीमा या एम्फाइसीमा आपको कहा जाता है, ये आपका रोग हो जाता है किससे, सिगरेट पीने से। नेम ऑफ द पल्मोनरी डिसऑर्डर इन विच ऑफ द एल्वोलर सरफेस, सेम क्वेश्चन अलग अलग पेपर में। ठीक है, नेम ऑफ द, भाषा शैली बस बदली, नेम ऑफ द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द एल्वियोलर वॉल। तो आप कहेंगे एम्फीसीमा। आंसर एक है, भाषा शैली अलग है, प्रश्न अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन एक ही है, बस आंसर आपको ध्यान में रखना है। एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस मोर यूजेबल केमिकल एनर्जी देन द फर्मेंटेशन, कह रहा कि जो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें फर्मेंटेशन की तुलना में ज़्यादा एनर्जी बनती है, ऐसा
अच्छा, बी का फर्मेंटेशन इन्वॉल्व। फर्मेंटेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पार्शियल डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। जबकि जो ये होता है क्या कहते हैं आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। उसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन की रिस्पायरेशन के लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा? तो आप कहेंगे सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक। स्टेटमेंट फॉर द रिस्पायरेशन, अच्छा, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स इन द पोन्स region of the brain can increase the duration of the inspiration। यहाँ आप देखिए, वर्कर्स इज ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम द लंग्स फाइब्रोसिस। कह रहा जो वर्कर्स होते हैं तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, जो यहाँ पे जहाँ स्टोन तोड़े जाते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ पे इनके साथ क्या हो जाता है, लंग्स फाइब्रोसिस नामक डिजीज हो जाती है। आपके बुक में इसके बारे में चर्चा है एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोलिसिस टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आपको बताना है ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी माफ करिएगा, ग्लाइकोलाइसिस जो टर्म है यह ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से। तो यहाँ पर आपको बताना है ग्लूकोज प्लस लाइसिस है, ग्लाइकोस प्लस लाइसिस है, या ग्लाइको प्लस लाइसिस है, या ग्लूकोज प्लस लाइसिस है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ग्लाइकोस प्लस लाइसिस होता है। ये देखिए प्रश्न आपका पूछ लिया गया है, हालांकि एनसीईआरटी में था, फिर भी ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है कन्फ्यूजन के लिए डाल दिया जाए, खास करके एलटी में जहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। तो इस प्रकार से रिस्पायरेशन से बनने वाले जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं एनसीईआरटी के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो 75 प्रश्न हमने आप तक प्रदान किया। और भी इसके प्रश्न जो बनेंगे प्रैक्टिस पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, चैप्टर को 2 बार अभी पढ़ेंगे, 2-3 बार, तो हम लोग और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, नए प्रश्न भी बनेंगे, तो उसे हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। इसी के साथ कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, इसका लाभ आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज विदा लेंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।